नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं काल विभाजन। हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, और इस दिशा में हम सबसे पहले देखेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन को। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया काल विभाजन, हम देखते हैं कि इन्होंने काल विभाजन कैसे किया है। तो सबसे पहले इन्होंने चारण काल लिया है। चारण काल 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य 1580 ईस्वी से 1692 ईस्वी, तुलसी के अन्य प्रवृत्ति 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी, 18वीं शताब्दी, नौवा है 18वीं शताब्दी, 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1800 ईस्वी से 1857 ईस्वी, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, और 12वां है विविध। ग्रियर्सन ने जो काल विभाजन किया है, उस काल विभाजन के संबंध में ग्रियर्सन के दो कथन हैं, वो देख लेते हैं। सामग्री को यथासंभव काल क्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह सर्वत्र नहीं रहा है और कतिपय स्थलों पर यह असंभव सिद्ध हुआ है। अतएव वे कवि जिनका समय मैं किसी प्रकार भी स्थिर नहीं कर सका, अंतिम अध्याय विविध में वर्णानुक्रम से एक साथ दे दिए गए हैं। और दूसरा कथन है, इनका ग्रंथ अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय समानतया एक काल का सूचक है। अब ग्रियर्सन ने जो काल विभाजन किया है उसकी समीक्षा देख लेते हैं। ग्रियर्सन का काल विभाजन न होकर अध्यायों का नामकरण मात्र है। इसमें काल क्रम की निरंतरता का अभाव है। इसमें समग्र ऐतिहासिक चेतना का बोध नहीं होता है, साहित्यिक प्रवृत्तियों का बोध नहीं होता है। इनके द्वारा किया गया काल विभाजन अव्यवस्थित है। और इसका महत्व क्या है वो देख लेते हैं। बाद में आने वाले इतिहासकारों को साहित्य इतिहास के काल विभाजन की प्रेरणा मिली है। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो काल विभाजन किया है उसके पहले ऐसा नहीं हुआ था। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो काल विभाजन किया है उससे जो आने वाले कवियों ने जो काल विभाजन किया है उससे उन्हें प्रेरणा मिली है काल विभाजन करने की। और अब बारी आती है मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन की। और मिश्र बंधुओं द्वारा जो किया गया काल विभाजन है वह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से अक्सर पूछ लिया जाता है कि मिश्र बंधुओं ने कौन से काल विभाजन की जो समय सीमा है वो कौन सी है। तो सबसे पहले है आरंभिक काल। आरंभिक काल की इन्होंने समय सीमा मानी है विक्रमी संवत 700 ईस्वी से 1444 ईस्वी तक, और इसको दो भागों में विभाजित इन्होंने किया है। एक तो है पूर्वारंभिक काल और दूसरा है उत्तरारंभिक काल। तो जो पूर्वारंभिक काल है उसकी जो समय सीमा है वो है 700 विक्रमी संवत 700 से विक्रमी संवत 1343 तक, और जो उत्तरारंभिक काल है उसकी जो समय सीमा है वो है 1344 से विक्रमी संवत 1444 तक। और उसके बाद आता है माध्यमिक काल। माध्यमिक काल विक्रमी संवत 1445 से विक्रमी संवत 1680 तक, और इसको भी इन्होंने दो भागों में विभाजित किया है। पहला है पूर्व माध्यमिक काल और दूसरा है प्रौढ़ माध्यमिक काल। तो जो पूर्व माध्यमिक काल है उसकी समय सीमा 1445 से विक्रमी संवत 1560 तक है, और प्रौढ़ माध्यमिक काल की समय सीमा 1561 से विक्रमी संवत 1680 है। और तीसरे नंबर पे इन्होंने लिया है अलंकृत काल। अलंकृत काल विक्रमी संवत 1681 से विक्रमी संवत 1879 ईस्वी तक है, और इसको भी इन्होंने दो भागों में विभाजित किया है, पूर्वालंकृत काल और दूसरा है उत्तरालंकृत काल।
तो जो पूर्वालंकृत काल है इसकी जो समय सीमा है वो है 1881 से विक्रमी संवत 1790 ईस्वी, और उत्तरालंकृत काल की जो समय सीमा है वो है विक्रमी संवत 1791 से विक्रमी संवत 1879 ईस्वी। और चौथे नंबर पे है परिवर्तन काल, विक्रमी संवत 1890 से विक्रमी संवत 1925 ईस्वी, और इसको इन्होंने किसी भाग में विभाजित नहीं किया है। और पांचवा है वर्तमान काल, विक्रमी संवत 1926 से अद्यतन। अब विशेष तथ्य देख लेते हैं। मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन ग्रियर्सन द्वारा किए गए काल विभाजन की अपेक्षा प्रौढ़ है, किंतु इसे निम्नलिखित 2 कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसमें हिंदी को पीछे ले जाकर अपभ्रंश काल को समाविष्ट कर लिया गया है। कालों का नामकरण एक जैसी पद्धति पर नहीं किया गया है। मिश्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन के संबंध में गणपति चंद्रगुप्त का कथन है कि, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह भी विचित्र बात है कि जहाँ वे मध्यकाल में लगभग 200 वर्षों के समय को भी साहित्य की प्रौढ़ता के आधार पर 2 अवान्तर भेदों पूर्व माध्यमिक काल एवं प्रौढ़ माध्यमिक काल में विभाजित करते हैं, जिसका अर्थ है कि 100 वर्षों में ही साहित्य प्रौढ़ हो गया, जबकि प्रारंभ के 700-800 वर्षों में भी वह एक सा रहता है। इसी प्रकार अलंकृत काल के बाद परिवर्तन काल के रूप में 35 वर्ष के समय को अलग कर देना भी असंगत प्रतीत होता है। विभिन्न कालखंडों के नामकरण में भी एक जैसी पद्धति नहीं अपनाई गई है, और ये जो कथन है ये गणपति चंद्रगुप्त का है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी आप अवश्य कर सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही, और आगे जो हम देखेंगे वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।